देखने पर देखा गया तो उसमें आरपीएफ के जवान थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि यार 2 बजे तक उसे खाली कर। जी बोवैया ने अपनी जिम्मेवारी दिखाते हुए वेटिंग रूम तो खाली करवा दिया, लेकिन सवाल उठता है कि रेल प्रशासन का नहीं है कोई अपना कर्तव्य। नोटबंदी पर केंद्र की तारीफ कर चुके नीतीश कुमार ने खत लिखकर केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है। नीतीश के इस खत ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र को खत लिखकर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है। सीएम ने अपने खत में लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार को मिलने वाली 10,520 करोड़ रुपए में से 8,500 करोड़ रुपए की राशि ही केंद्र ने दी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेष अनुदान के तहत मिलने वाली पूरी राशि अब तक नहीं मिली है। केंद्र से मदद नहीं मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। योजनाओं की लागत बढ़ रही है और क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार बिहार के विकास को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं की राशि जल्द से जल्द जारी करे। सीएम नीतीश की इस खत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश सरकार के मंत्रियों ने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हक के लिए जो पत्र लिखा है वो बिहार राज्य के हित में है और मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री संवेदनशील होंगे तो उस पत्र को गंभीरता से लेंगे। जायज मांग है, जो हमारा जायज फंड है, हम उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप उसको हमारा बीआरजीएफ का जो इंस्टॉलमेंट है उसको वापस आप दीजिए हमको। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पैसे और पैकेज को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हुई है, लेकिन सवाल ये है कि इस तलखी से जनता को क्या फायदा होगा। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम में कई राजनीतिक संगठनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एनएसयूआई के सुफाड़ा साफ होने से पार्टी में ही कलह मच गया है, तो आंसू हाशिए पर जाने से वो भी मंथन में जुटा है। वहीं एबीवीपी की जीत पर बीजेपी इसे राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत बता रही है। रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में इस बार जहां एनएसयूआई का खाता नहीं खुला, वहीं छात्र संगठन के तौर पर राजनीति में आई आंसू भी हाशिए पर चली गई। अब कांग्रेस के नेता एनएसयूआई की बुरी हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत पर फोड़ रहे हैं, तो आंसू के नेता स्थिति ठीक ठाक कहकर अपना बचाव कर रहे हैं। इस बार एबीवीपी को 38, जेएमएम के छात्र संगठन जेसीएम को 5, आंसू के छात्र संगठन 9 और आदिवासी छात्र संघ को 29 सीटें मिली। दरअसल 90 सीटों के इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर एबीवीपी ही उभरी, लेकिन आदिवासी छात्र संघ ने उसे भी पानी पिला दिया। इसके अलावा किसी भी छात्र संगठन का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, इसलिए बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। और यहाँ छात्र संगठन का जिस तरीके से चुनाव में एनएसयूआई का जो प्रदर्शन रहा वो काफी दुखद है और निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को इसके जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 2007 के भी चुनाव हुए थे। उस समय भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन उन लोगों ने भी और हम लोगों ने मिल करके पूरा चुनाव लड़ा था और कई कॉलेजों में हम लोगों ने फतह हासिल की थी। लेकिन इस बार के इस चुनाव में संगठन के साथ कहीं कोई कोऑर्डिनेशन जो है सुखदेव भगत नहीं बैठा सके। मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत अच्छी चुनौती दी है और जिस तरीके से हम छात्रों के बीच में पहुंचे, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हम हारे भी हैं तो वहाँ सेकेंड जो आंसू छात्र संघ जहाँ पर आ रहा है वो कड़ी टक्कर के बाद वो दूसरे स्थान पर हम ही लोग हैं। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि छात्रों के बीच में जिस तरीके से आंसू छात्र संघ बढ़ रही है और कैडर जो हमारे बढ़ रहे हैं वो बेस हमारा बड़ा और व्यापक हुआ है। बीजेपी इस जीत को भले ही राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत बता रही हो, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण इलाकों का रुझान आदिवासी पार्टियों की तरफ रहा, उससे तो इतना साफ हो गया कि युवाओं का मूड भी सरकार के प्रति बदला सा है। गोपालगंज के युवा व्यवसायी न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों को पंख लगा रहे हैं, बल्कि दूसरे व्यवसायियों को भी कैशलेस तकनीक की बात बता रहे हैं। गोपालगंज के थावे रोड स्थित 30 साल के राजीव कुमार सिंह का एग्रो एजेंसी के नाम से घरेलू उपकरणों का शोरूम है। राजीव कुमार सिंह पिछले 3 साल से कैशलेस व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद राजीव के व्यवसाय में करीब 20% का इजाफा हो गया। राजीव का कहना है कि पहले से वे स्वैप कार्ड के जरिए लोगों को सामान का भुगतान करते थे, लेकिन तब लोगों में कैशलेस के प्रति जागरूकता नहीं थी।
लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कर कैशलेस व्यवसाय की अपील की, राजीव ने अपने सारे भुगतान 100% कैशलेस माध्यम से शुरू कर दिए। कैश रुपया देना चाह रहे थे, लेकिन दुकानदार ने बताया कि कैशलेस कीजिए, आपको सुविधा होगी, तो हमने कैशलेस किया। इन्होंने हमको जानकारी दी, इसके माध्यम से हमने एटीएम दे करके इनसे कैशलेस सामान खरीद लिए, तो हमको अच्छा लगा। दूसरे व्यवसायी नगद व्यवसाय को लेकर घाटे की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कैशलेस तकनीक के बारे में जानकारी मिली, तब उन्हें ये पता चला कि डिजिटल के माध्यम से व्यवसाय करने से उन्हें फायदा होगा और वो इसके लिए अब राजी भी है। राज्य सरकार सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने का लाख दावा कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की जर्जर स्थिति इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। जिले के तरैया और ईश्वापुर प्रखंड के 3 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह है रेफरल अस्पताल तरैया। मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकों के वेतन, रखरखाव, साफ सफाई, दवा और पंथ के निर्माण पर प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और तो और हजारों रुपया आवंटन के बावजूद जीवन रक्षक दवाओं को ठंडा रखने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जैसे तैसे कीमती दवाओं को स्टोर किया गया है और इससे गंभीर बीमारी होने का भी खतरा है, पर सरकार है कि कुछ सुनती नहीं। हालांकि जनरेटर के नाम पर भी प्रतिमाह लाखों का भुगतान होता है। सबसे खराब स्थिति तो ऑपरेशन थिएटर की है, जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। ऊपर से सरकार की इस मामले पर चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। भागलपुर के कतरनी चावल की महक अब देश के साथ साथ विदेशों में भी फैलेगी। जिला प्रशासन ने इसकी ब्रांडिंग की योजना तैयार कर ली है। भागलपुर जिले के खेतों और खलिहानों में खुशबू फैलाने वाला ये धान अब देश और दुनिया में अपनी महक फैलाएगा। जिला प्रशासन ने कतरनी धान के चावल और चूड़ा की ब्रांडिंग शुरू कर दी है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के किसान सालों से कतरनी धान की खेती करते आ रहे हैं। उच्च क्वालिटी के इस धान की खेती से किसानों को अब तक खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन कतरनी को लेकर सरकार की पहल ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। 2 साल हम लोग वैरायटी में आपके खैर नहीं थे, लेकिन आपके काफी लोग थे। इस बार हमारा फोकस है कि कतरनी जो यहाँ का प्रसिद्ध चावल है उसको रिवाइव करना है हम लोगों को। इस दिशा में जिला कृषि कार्यालय और BIU सागर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम ओवरऑल अपना गाइडेंस दे रहे हैं उसमें। अब देखना होगा कि कतरनी की ब्रांडिंग की कोशिश को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी कितनी कामयाब होती है और किसानों को इसका कितना फायदा होता है। लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और आलम यह है कि कई जिलों से ठंड के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एहतियात के तौर पर जो डीएम है वो उन्होंने मॉन्टेसी से लेकर पहली तक की कक्षा जो है वो 15 तारीख तक के लिए बंद कर दी है। वहीं पहली से 8वीं तक की जो क्लासेज है वो सुबह 10 बजे से खुलेंगे। हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन फिर भी ठंड में कमी नहीं आई है और लोग जो है किसी तरह यहाँ पर कम लकड़ियों में से ही आग जलाकर इकट्ठे होकर किसी तरह से ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शरीर में कुछ गर्मी आ सके। और जो काम है, ये लोग वो वर्ग है जो किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, कोई चाय बेचकर, कोई रिक्शा ठेला चलाकर, किसी तरह शरीर में गर्मी आ सके और उसके बाद वो काम कर सके। हालांकि कई लोगों की मौत हो चुकी है, यहाँ तक कि कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं कुहासे की वजह से। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी तक जो 5 से 6 दिन है कुहासा जारी रहेगा। आप कह सकते हैं कि एहतियात के तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों की मौत हो रही है और विभाग जो है आपदा प्रबंधन विभाग अभी तक जिलों से आंकड़ा ही मंगा रहा है कि अलाव जलाने की व्यवस्था क्या है। हालांकि जी पुरवैया ने पहले ही ये संकेत दिए थे कि जो विभाग की तरफ से तैयारी है वो पूरी नहीं है। उसके बावजूद विभाग जागा नहीं, विभाग ने जागने में देरी कर दी और शायद यही कारण है कि ठंड से लोगों की मौत हो रही है। पिछले 48 घंटों में ठंड के कारण 21 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अभी हमारे साथ आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, जो रिपोर्ट आ रही है तमाम जिलों से 21 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, आखिर चूक कहाँ हुई है विभाग की तरफ से, या जो फंड आप लोग कह रहे हैं कि भेज दिया गया था तो कहाँ चूक आप मान रहे हैं?
देखिए, आपकी सूचना को ग्रहण किया। मैं इससे इत्तेफाक अभी ले रखता हूं जब तक जांच ठीक ठाक से नहीं आ जाए। आंकड़े हैं, अगर एक दशक की बात करें तो बिहार तीसरा राज्य है जो ठंड से सबसे ज्यादा मौत होती है, और यहाँ पर बेघर की भी संख्या तीसरे स्थान पे है, काफी ज्यादा है। देखिए, मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज के तारीख में बिहार इस देश का पहला राज्य है जो आपदा न्यूनीकरण पर अपने मानसिकता को, नीति को स्पष्ट कर चुका है, और उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्या प्रभारी मंत्रियों से भी अपील करेंगे कि वो अपने जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे? मैं अपने प्रभारी मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि ठंड के प्रकोप से एक भी जान माल की क्षति नहीं हो, इसके लिए पूरी तन्मयता और संवेदनशीलता के साथ, जैसे बाढ़ की स्थिति में हम लोग तत्पर थे, तो 81 लाख लोग और 31 जिला के प्रभावित होने के बावजूद भी कोई बड़ा इनवाइस आक्रोश का, कोई सूचना लॉन्डर का नहीं हुआ। आप जान रहे हैं, इतना बड़ा प्रबंधन हुआ। इसलिए इस मामले में बिहार राज्य की सरकार संवेदनशील है और अपने आवाम के प्रति प्रतिबद्ध है। उनके दुख में शामिल होने के लिए हर समय हम लोग तत्पर हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर, जिनका कहना है कि 7 तारीख को ही जिलों को जो राशि है विभाग की तरफ से भेज दी गई थी, लेकिन जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, और ऐसे में जो भी अधिकारी होंगे, जो दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संतु मनीष के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। एक बार फिर नक्सलियों ने लोगों के बीच दहशत पैदा करने के लिए दीवार में धमकी भरा संदेश लिखा है, ताकि ग्रामीणों में खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन अब नक्सलियों को पता नहीं कि उनके इन गिरधभक्की से अब ग्रामीण डरने वाले नहीं हैं। बगरू थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार और केकरान के स्कूल की दीवारों पर लिखे माओवादियों के राष्ट्र विरोधी नारे देख लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई है। पुलिस कप्तान कार्तिक एस का मानना है कि पोस्टर जागरूकता अभियान से गांव में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, और गांव के लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी धमकियों पर वो ध्यान न दें। नक्सल क्षेत्र में पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस को नक्सल क्षेत्र में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं पुलिस खूंखार नक्सलियों की वांटेड लिस्ट के पोस्टर गांव के स्कूलों और दीवारों पर चस्पा भी कर रही है। ये पोस्टर कैंपेन जो है इन जनरल ग्रामीण लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए है कि ये नक्सल के नाम पे लोग जो है सबको ठगते हुए, सभी को परेशानी में डालते हुए अपना पारिवारिक फायदा ही लेता है। भले ही नक्सलियों के इरादे नापाक हो, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों और पुलिस के संयुक्त सहयोग से जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उससे नक्सलियों के इरादे स्पष्ट हो रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों के नाम पे सरेंडर का एक और बड़ा मामला सामने आया है। सरेंडर के नाम पर होने वाले इस खेल का खुलासा कोई और नहीं बल्कि पुलिस के ही खुफिया विभाग ने किया है। झारखंड पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल कोई और नहीं बल्कि सरकार के खुफिया विभाग यानी कि स्पेशल ब्रांच ने ही उठाया है। दरअसल पिछले 17 अक्टूबर को डीजीपी डी के पांडे के सामने पुलिस मुख्यालय में चाईबासा के 9 पीएलएफआई के उग्रवादियों ने सरेंडर किया। कार्यक्रम तामझाम से हुआ, लेकिन जब खुफिया विभाग ने इसकी जांच की तो पता चला कि 9 में से 8 ग्रामीण हैं। स्पेशल ब्रांच के एडीजी ने गृह विभाग को यह पत्र लिखा जिसमें साफ लिखा है कि 9 में से 8 पर कोई मामला ही दर्ज नहीं। अब नक्सल समर्थक पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे मामले के बाद पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है क्योंकि इससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ेगा। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, पिछले साल जो हम लोगों ने मुकदमा किया था 514 लोगों के सरेंडर करने का, उसी समय ये बात खुल के आई थी और अखबारों में आया और मिनिस्ट्री होम अफेयर से अरबों रुपए निकलते हैं, अरबों रुपए निकलते हैं नक्सल नियंत्रण के नाम पर और इन रुपयों की बंदर बांट होती है। तो ये जो सरेंडर है, फेक सरेंडर, ये वास्तव में उसी रुपयों की बंदर बांट का खेल है और मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री होम अफेयर को इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य में राज बनने के बाद से 2000 से लेके 2016 तक
हम तो कहेंगे कि जितने भी सरेंडर, चाहे बाबूलाल के समय से भी कुछ सरेंडर हुए थे, सारे फेक हैं। और इन लोग सिर्फ सरेंडर पॉलिसी पर फेक नहीं, आपने देखा होगा कि राजधानी के बीचों बीच 514 अच्छे घर के लड़के, पढ़े लिखे लड़के को नौकरी के नाम पर, सरेंडर पॉलिसी के नाम पर हमारे पुराने जेल पर बंद रखे थे। झारखंड अलग होने के बाद अब तक 120 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में सरेंडर का ग्राफ जिस तेजी से आगे बढ़ा था, उसे देख लगा था कि सचमुच नक्सलियों का मोह भंग हो रहा है। लेकिन इस मामले के बाद पूरा सिस्टम ही खुद सवालों के घेरे में आ गया है। हमारे साथ बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी, कई विधायक जो हैं और खासकर आरजेडी के विधायक वो ये मांग करने लगे हैं कि जो विधायक फंड है वो बढ़ना चाहिए क्योंकि काम नहीं हो पाता है पूरा। देखिए, बात है कि विधायकों का मांग को हम अनुचित नहीं कहेंगे, मगर जब राज्य को कोई भी राशि निकालनी है तो राज्य अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करती है और माननीय विधायकों की जहाँ तक विधायक फंड बढ़ाने की बात है या कुछ अन्य सुविधा की बात है, तो विधायक दल, संयुक्त विधायक दल की बैठक में भी ये बात उठी थी और ये समीक्षा चल रही है। और समीक्षा उपरांत आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है हम लोग जो है इस पे सरकार विचार करेगी कि क्या करना, क्या नहीं करना। यानी कहीं न कहीं आपको भी लगता है, विभाग को भी लगता है कि जो विधायक फंड अभी 2 करोड़ है उससे काम नहीं हो पाता है क्योंकि महंगाई बढ़ी है। विधायकों का नाम महंगाई काफी बढ़ गई है और 2 करोड़ में हो नहीं पाता है। तो क्या विभाग इस चीज को मान रही है और अगले वित्तीय वर्ष तक विधायक फंड जो है बढ़ सकता है? नहीं, अभी हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे, मतलब न यस न नो, ठीक है। हमारे हित से बड़ा राजहित है, राजहित को तिलांजलि नहीं दिया जा सकता और यह कभी नहीं कहा गया है कि माननीय विधायकों की जो मांग है उस पर विचार नहीं हो रहा है, विचार हो रहा है। तो हमारे साथ है अब्दुल बारी सिद्दीकी, कैमरा पर्सन सिंधु के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। अभी हमारे साथ है असलम शेख, भोजपुरी फिल्मों के एक जाने माने डायरेक्टर। माना जाता है कि ये रोने वाली फिल्में ज्यादा बनाते हैं, यानी कि दर्शकों को रुलाते ज्यादा हैं। सर, आप पे ये बड़ा सा इल्जाम है कि आप ऑडियंस को रुलाते बहुत है, सेंटी कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं। नहीं, रुलाता नहीं हूँ मैं, उनको रोने की वजह बताता हूँ और वो उस वजह को दूर किया जाए कि वो ना रोएं, वो मेरा मकसद होता है। क्योंकि इमोशनल फिल्म होती है और मैं समझता हूँ कि आज जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उसे अगर हम उजागर करेंगे तो डेफिनेटली दिल तो रोएगा। दिल तो रोएगा, जब रिश्तों की समझ होगी तो दिल तो रोएगा ही। सर, फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, कई तरह के सेमिनार्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या वाकई स्टेज पे वही सारी बातें हो रही हैं जो होनी चाहिए और सिर्फ बातें करने के लिए नहीं हो रही बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी उतारने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है और मैं इसके लिए बिहार सरकार और गंगा जी का आभार प्रकट करूंगा। कैसा होता रहेगा कि फिल्म मेकिंग से जुड़े लोग ये कहते रहेंगे, आर्टिस्ट ये कहते रहेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। हम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक गट्स के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बदलाव की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, प्रयास चल रहा है, बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आज मैं समझता हूँ अभी 3-4 फिल्में ऐसी शुरू हुई हैं, 3-4 मेकर ऐसे हैं जो नए आर्टिस्टों को, नए डायरेक्टरों को वो मौका दे रहे हैं, नए सब्जेक्ट, नए पैटर्न की फिल्मों को उभार रहे हैं। आखिर वो दौर कब आएगा जब कोई लड़की ऑटो पे बैठे, जब कोई लड़की होली के दिनों में भी आसपास अपने मोहल्ले में गुजरे तो उसको एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस ना करना पड़े गानों को सुन करके या फिर आपकी फिल्मों को देख करके? नहीं, वैसा नहीं होगा। हमारी सेंसर जो है पहले से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, गालियां तक नहीं दी जाती हैं। जैसे एक कॉमन चीज था साला कोई भी बोलता था, साला तक नहीं पास हो रहा है। कोशिशें जारी हैं, बदलाव भी देखी जा रही हैं और वो दौर भी आएगा जब भोजपुरी फिल्मों के नाम से ये जिक्र हट जाएगा, अश्लीलता शब्द हट जाएगा और वल्गैरिटी भी हट जाएगा। लोग कंफर्टेबल होकर के अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ रश्मि, जी मीडिया, पटना।